हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखना पड़ेगा। और वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले यूपीपीएससी प्री आरओ एआरओ टेट सुपर टेट जो 2021 में होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है सीरिया। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद सीरिया देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। अब बात हुई है सीरिया की, तो आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। तो गाइज़ जो लोग उनसे हार गए थे उनके नाम और उन्हें कितने प्रतिशत वोट हासिल हुए ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज़ इसका राइट आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो आइए इस बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और अन्य देश के कई हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिली है। तो गाइज़ आप ये जो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं इन्हें भी याद रखिएगा, इन पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गाइज़ इसका राइट आंसर है प्रोफेसर CN राव। आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। गाइस ये जो डिटेल्स दी हुई हैं आप इन्हें भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सेंटेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें सही सेंटेंस को सेलेक्ट करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए इस बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OCD बनाया है। तो गाइज इसका राइट आंसर है BR सुब्रमण्यम। अब आइए इस बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1987 बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ
अधिकारी यानी OCD बनाया है, वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये सब पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर को मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। इस स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिज़ाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में भी योगदान करेगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अरुण वेंकटरमन, राहुल सचदेव, अनिल कुमार राय, मोहन वेंकटरमन। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा अरुण वेंकटरमन। आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सलाहकार को सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनातोले कोलिनेट-माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है कॉन्गो। अनातोले कोलिनेट-माकोसो को कॉन्गो देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कॉन्गो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो निगुएसो ने अनातोले कोलिनेट-माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री भी थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो
MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा अमेज़न। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को अमेज़ॉन कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अमेज़न और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की। इसके तहत अमेज़न 8.45 अरब डॉलर में MGM का अधिग्रहण करेगी। MGM स्टूडियोज़ की स्थापना मार्कस लोए और लुइस बे मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेज़न ने कहा कि वह MGM की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों की नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल मंत्री ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 7। खेल मंत्री ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने हेतु कुल 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। खेल मंत्री ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यनारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 9। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कुल 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसमें जो कंट्रीज़ के नाम दिए हैं वो भी आप याद रखिएगा, और टोटल संख्या कितनी है वो भी याद रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ओमान। भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इन्हें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रक्षा मंत्रालय,
सेकंड पॉइंट है गृह मंत्रालय, थर्ड पॉइंट है वित्त मंत्रालय और फोर्थ पॉइंट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफ़ायती किराया आवास योजनाओं को शामिल किया था। तो ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा सुबोध जायसवाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक थे। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के हेमंत बिस्वा शर्मा को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक AGM और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो हमारा राइट आंसर है मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जताई भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 8। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है। अध्ययन में 23 प्रजातियों और 9 समूहों में 329 सांपों को शामिल किया गया है। सांपों की नई प्रजाति में ब्रॉन्जबैक ट्री सांप, ट्रिंकेट सांप, कैट सांप, वुल्फ सांप, कुकरी, स्ट्रिक्ड कुकरी, सैंड बोआ और 100 स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 25 मई।
विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है? आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युवान लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा चीन। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युवान लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। युवान लोंगपिंग का वर्ष 2030 में बीजिंग में जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को नया अध्यक्ष चुना गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल RLD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। अजीत चौधरी को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारत देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट को सूचित किया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947 से $280 अधिक है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए? इसका फर्स्ट पॉइंट है चीन, सेकंड पॉइंट पाकिस्तान, थर्ड पॉइंट इराक और फोर्थ पॉइंट इज़राइल। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा इज़राइल। अब आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत और इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इस समझौते ने
दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आप सभी अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई आपको इसमें कमी नज़र आती है तो आप अपने सजेशंस भी कमेंट में मुझे दे सकते हैं। आपके सजेशंस और आपके लाइक से ही मुझे आपके लिए आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा 2023। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलने का एक उदाहरण है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा 7। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। यह 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये भी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। तो गाइस, ये इस वीडियो के पूरे 30 क्वेश्चंस थे और बाकी के मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाकर मैं मई 2021 की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाकर मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं। आपको कुछ भी मई मंथ के करंट अफेयर का कहीं बाहर से नहीं देखना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और सजेशन दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मुझे कैसा वीडियो बनाना है। और साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। गाइस, इस वीडियो के 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हज़ार रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा 15,000। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रहे एनजीओ और सामुदायिक संगठनों से सरकार की इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया है। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा 99,122 करोड़ रुपए। तो गाइस, ये थे इस वीडियो के सारे 30 क्वेश्चंस। तो गाइस, बाकी के मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं मई 2021 के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाकर मई के सारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर
कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।